Hello everyone, this is Mia Bilal and you are watching State of the Union for E-commerce। आज के हमारे इंस्पायरिंग गेस्ट है उसामा खान जो कि बायसेस डॉट पीके के सीईओ और फाउंडर हैं और ये इनके साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं। तो आज हम इनके लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि इन्होंने अपना स्टार्टअप कैसे ग्रो किया, इनको कौन सी हर्डल्स आई और इनकी इंस्पायरेशन कौन थी। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई स्टार्टअप ग्रो कर रखा है और आप चाहते हैं कि उसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाया जाए, so let me share with you, you are not alone. Me and Osama are here to share with you all the tips and plans how you can grow your business and start up in the Pakistan. So let's discuss all the details with Osama. ये Osama, सबसे पहले शेयर कीजिए कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया और आपको क्या हर्डल्स है, आपका बैकग्राउंड क्या था। So okay, we started in 2016. मेरा बैकग्राउंड जो था वो ज्वेलरी डिजाइनिंग करता था। मैं ज्वेलरी डिजाइनर था और उसके बाद जब लेकिन वो काम मुझे ऐसा नहीं था कि मैं उसके लिए पैशनेट था, तो मैंने उस काम को छोड़ दिया और मैंने स्टार्ट किया 2016 में विद 4 को-फाउंडर्स इंक्लूडिंग मी। तो स्टार्ट हमने जो किया वो हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ था और हमें बिल्कुल पता नहीं था वर्डप्रेस क्या होता है, क्योंकि 2016 के अंदर लोगों को नहीं पता था ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन काम किस तरह स्टार्ट किया जाता। बहुत कम लोग थे, तो हमें सिखाने वाला भी कोई नहीं था। तो वी स्टार्टेड बाय सर्चिंग ऑन यूट्यूब एंड सर्चिंग ऑन गूगल। उस गूगल और यूट्यूब को सर्च करने के बाद हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनवाई वर्डप्रेस पे। और वर्डप्रेस पे जब हमने वेबसाइट बनवानी थी तो वो उसके हमने पैसे जो कोट किए थे वो 14,000 थे। तो वो 14,000 पहले हमने स्टार्ट किए थे 1,000 रुपए से। हमने टी शर्ट खरीदी क्लियर मार्केट, जो उसको आप लंडा मार्केट बोलते हैं, वहां से एक बड़ी साफ सुथरी सी टी शर्ट्स मैंने खरीदी 100 रुपए के हिसाब से। 10 टी शर्ट खरीदी, वो मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बेची 200 रुपए की डबल में। तो उसमें हम उस टाइम हमने 1,000 रुपए से 2,000 रुपए करे। फिर मैंने 2,000 रुपए की 20 टी शर्ट्स ली। इस तरह मैंने वो फ्रेंड्स एंड फैमिली और सर्कल में इस तरह बेच के कुछ पैसे किए। उसके बाद मेरे फादर ने कुछ पैसे दिए तो हमने फिर एक वेबसाइट बनवाई 14,000 रुपीज। अब वो वेबसाइट बनवाने के बाद हम वेबसाइट भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब हमें प्रोडक्ट्स डालने हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह डालने हैं, तो हमारे लिए तो अब वो एक नया बिग चैलेंज आ गया। लेकिन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद ओनली 1,000 रुपीज विद 10 टी शर्ट्स। उसके बाद हमने वेबसाइट बनवाई 14,000 की वर्डप्रेस पे। इस तरह हमने स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच उसामा फॉर शेयरिंग। आपका जर्नी काफी अमेजिंग था। आई रियली लाइक इट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके उसामा, आपकी इस सारी जर्नी के अंदर आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक स्टार्टअप ग्रो किया? ओके, तो मेरा टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सर्फिंग और ई कॉमर्स के अंदर थोड़ा सा था इंटरेस्ट लेवल जो मेरे पास था। तो मैं जब आईसीएमए कर रहा था, सीएमए कर रहा था आईसीएमए भी कराची से, नीपा कैंपस से। तो वहां पर एक हमारी वर्कशॉप हुई। तो वहां पर एक फैसिलिटेटर आए थे यूके से, उनका नाम था वली जाहिद। उन्होंने एक अपनी वर्कशॉप में बताया कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है जो ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका जो रेशो है वो 30% 70% है। 70% इज रिटेल एंड 30% इज बोथ ऑनलाइन। तो और ये बाय द एंड ऑफ 2020 ये जो रेशो होगा ये चला जाएगा 60-40 पे, यानी 40% ऑनलाइन और 60% रिटेल। और 2020 के बाद ये बहुत स्पीड से ग्रो कर देगी ये चीज। तो ये कुछ ऐसी चीज थी जिसको मुझे लगा कि इसका आगे कुछ फ्यूचर है, कुछ स्कोप है और एक कुछ मेरे जो वो मेरे इंटरेस्ट लेवल के अंदर है। तो ये वो चीज थी जो मुझे करी। उसके बाद जब मैंने इसको यूट्यूब किया, गूगल किया, तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि यार ये है वो चीज जिससे मुझे करनी चाहिए। और उस दौरान दराज डॉट पी के बड़ी हाइप में थी और मैंने एक चीज को नोट किया वहां पे कि दराज हो या कोई भी वेबसाइट काम कर रही है इस वक्त, वो उस तरह क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कस्टमर्स को, वो ये था कि वो दिख कुछ रहा है और मिल कुछ रहा है। और जो फेक ऑर्डर्स का रेशो था वो सबसे ज्यादा था फैशन कैटेगरी में। तो मैंने वहां सोचा कि एक कुछ ऐसी मार्केट प्लेस बनानी चाहिए कि जो एक फैशन नीश मार्केट प्लेस हो और कस्टमर विल गेट व्हाट दे सी। मतलब वो जो एक तस्वीर लगी हुई है जिसका वो ऑर्डर ले रहे हैं, जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वेबसाइट पे, उनको एग्जैक्टली वही चीज जो डिस्क्रिप्शन में है और तस्वीर में वो वही चीज मिलनी चाहिए कस्टमर को। तो हमारा जो मेन विजन है वो ये है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट।
ये हमारी मेन यूएसपी कह लें, आप मेन विजन कह लें। तो हमें पाकिस्तान के अंदर जो फेक ऑर्डर्स हैं और उसको बिल्कुल खत्म करना है। उसका एक मिथ जो क्रिएट हो गई है फेक ऑनलाइन शॉपिंग, उसको खत्म करना है। और ये हमारा विजन है, एक फैशन मार्केट प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ फैशन मिले। That's amazing, Usama. Really appreciate it again, and best of luck in your journey. Who is your ideal target market? Please share with our audience. अभी तो जो हमारे कस्टमर्स हैं, वी हैव मोर देन 17,000 कस्टमर्स। तो हमारे जो Okay. कस्टमर्स हैं वो मोर लाइकली वो 18 to 25 के एज में ज्यादा हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली पास्ट 3 to 4 मंथ जो हमारी सेल हो रही है वेबसाइट पे, वो हमने नोट किया है कि अब वो ऊपर का जो टायर 2 कह लें, जिसको मैं टायर 2 से रिलेट करता हूँ, वो 25 से 45 जो एज ग्रुप है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे जो कस्टमर है वो हम कह सकते हैं कि 18 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स की एज है। और टारगेट हमारी जो मेन ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा तो वो हैं जो ऑलरेडी जिनका एक्सपीरियंस जो है ना वो जो खराब रह चुका है, या आप कह लें जिनको फेक ऑर्डर मिल चुका है। हमारी टारगेट मार्केट वो है। उनके मैंने वो मिथ तोड़ना है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो पाकिस्तान में वो फेक नहीं है। और एक स्पेशली फैशन मार्केट में जो हम दे रहे हैं, एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मार्केट। तो फैशन जो खरीदना चाहे, अल्टीमेटली हमारा विजन ये है कि जब आप कुछ सोचें कि आपको फैशन खरीदना है, तो आपके ध्यान में आना चाहिए आप बाय सेंस। तो ये हमारा अल्टीमेट विजन है और अल्टीमेट टारगेट है। That's great, Usama. So, Usama, आप पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी काफी सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े जायंट्स काम कर रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट के अंदर। सो हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स? आप कैसे अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ? आपके अंदर क्या डिफरेंट है जो दूसरों में नहीं है? सो प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे मेन चीज तो ये है कि मैं इसमें एक सवाल छोड़ देता हूँ। अगर मुझसे कोई जवाब देता है, ये सवाल करता है, तो वो सवाल ये है कि अगर आपको एक टी शर्ट खरीदनी है पाकिस्तान के अंदर, तो आप इम्तियाज में नाहिद निजफ जाओगे, ठीक है? या आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जो कराची में है, तारिक रोड, और या आप डॉलमेन मॉल जाओगे। तो आपको जो आंसर होगा ना वो ऑब्वियस होगा कि मैं डॉलमेन में हूँ। अगर मुझे खरीदना है, अपने शादी का है, अपने कैजुअल, मुझे खरीदना ही फैशन है, तो मैं डॉलमेन मॉल जाऊंगा। मैं कभी भी इम्तियाज नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी चेजअप नहीं जाऊंगा। वो मैं सिर्फ तब जाऊंगा जब मुझे अपनी ग्रोसरी भी लेनी हो घर की, और मुझे बाकी सामान भी खरीदना हो। तो उस वक्त मुझे दिखेगी एक टी शर्ट अच्छी है तो मैं वो खरीदूंगा। तो दराज और बाकी जो वेबसाइट इस वक्त हैं वो ऑल इन वन मार्केट प्लेस है ऑनलाइन, ठीक है? वहां पर फैशन भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रही है, ग्रोसरीज भी मिल रही है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक फैशन खरीदना है और आपको वो ऑनलाइन खरीदना है, तो आपके रेंज में भी है, तो आप कुछ ऐसी मार्केट ढूंढते हो जहां पर आपको सिर्फ फैशन मिले। आप वहाँ इलेक्ट्रॉनिक लेने नहीं जा रहे। और जो फैशन जो मैं समझता हूँ ये है कि फैशन वेरी क्रिएटिव इंडस्ट्री और क्रिएटिव मार्केट। तो उसको बेचा भी जो ना क्रिएटिव तरीके से आता है। इसको इस तरह नहीं बेच सकते जिस तरह बाकी वेबसाइट सब बेच रही हैं। तो हम वो ऑनलाइन ऑल इन वन मार्केट प्लेस है, हम फैशन मार्केट प्लेस है। हम सिर्फ फैशन में डिलीवर फैशन में डील करते हैं, वो सब चीजों में डील करती हैं। और हमारे पास 2-3 सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे कि 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, नो क्वेश्चन आस्क। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट समझ में नहीं आता डिलीवर का, आप 7 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। आपको साइज गलत मिला तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान के अंदर पहली कंपनी या पहला स्टार्टअप बोल रहे हैं जिसने सर्विस लॉन्च की है, ट्राई बिफोर यू बाय। जहां पर आप अपने कस्टमर को जहां पर कोई भी कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर मंगवाता है, राइडर जो आता है वो उसको ऑर्डर देता है, तो उसको वो उस वक्त पैसे नहीं देता राइडर को। वो पार्सल लेता है, वो पार्सल खोलता है, पहले तो वो अपनी क्वालिटी चेक करता है, उसके बाद वो पहनता है, वो अपने शीशे के सामने खड़े होकर देखता है कि यार मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ, या ये मेरे साइज सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद अगर उसको सेटिस्फाई होता है तो वो खरीद लेता है, वो पैसे दे देता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसको सिर्फ एक डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं, और वो उसी वक्त हाथ के हाथ रिटर्न कर सकता है। तो दे डोंट हैव टू वेट फॉर 7 डेज, या 7 डेज के बाद भी जो ना एक प्रोसीजर होता है, 15 दिन के बाद पेमेंट वापस मिलती है। तो उसको ये सब चीजों से वेव आउट हो जाता है, वो उसको हाथ के हाथ पता लग जाता है कि मेरे लिए प्रोडक्ट है या नहीं है। तो वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान, हमने जो स्टार्ट किया है ट्राई बिफोर यू बाय। तो ये कुछ सर्विसेज हैं हमारी के जिससे हम बाकी मार्केट प्लेसेस या बाकी जो वेबसाइट काम कर रही हैं उससे बिल्कुल डिफरेंटली काम कर रहे हैं। और मेन जो हमारी यूएसपी एज आई टोल्ड यू के व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो वो हमारी मेन यूएसपी है कि जो आप ऑर्डर कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली 100% जेन्युइन वही चीज मिलती है जो डिस्क्रिप्शन में और जो तस्वीर में। Oh, that's great. What you see is what you get.
This is the thing that our Pakistan market need. Thank you so much for sharing. I really like your idea and your service. Wishing you best of luck. So, Sama, what are your immediate plans to grow your startup in the Pakistan? नंबर वन, जो मैंने ये सोचा था जब स्टार्ट की थी, तो हमने ये सोचा था कि जो इसको ग्रो किस तरह किया जाए, क्योंकि फैशन मार्केट में हम भी हैं, बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल जो हमारा टारगेट है ना, ये है कि इसको ग्रो करने का। सबसे पहले तो हम जो एक हमारी अपनी कैंपेन्स चल रही हैं, और जो हमारे जो कस्टमर्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके अलावा भी हमें कस्टमर एक्वायर करना है। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कैसे कर सकते हैं। तो एक तो है जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग ट्राई ही नहीं की। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऐप है मार्केट में, जिन्होंने अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की नहीं है। तो वो भी एक हमारे टारगेट ऑडियंस में है, और वो ग्रो करने की हमारी स्ट्रेटेजी में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में है। लेकिन हमारे पास जो मैंने आपको जैसे बताया कि वो लोग हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं, जो कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस जिनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया ऑनलाइन शॉपिंग का, वो है असल टारगेट हमारे। उसी के लिए हमने सर्विस बनाई है, ट्राई बिफोर यू बाय, और हम अर्जेंट डिलीवरीज भी देते हैं। तो हमारा जो बेसिक अभी जो पहला स्टेप है करने का, वो ये है कि हमें इस साल के एंड में एटलीस्ट 100,000 कस्टमर्स करने हैं अपने, एक इस 2019 के एंड के अंदर। तो ये हमारा टारगेट है। उसको ग्रो करने की जो हमने जो सोचा समझा टीम के साथ बैठ के, वो यही था कि एक तो अर्जेंट डिलीवरीज और ट्राई बिफोर यू बाय। जो ऑलरेडी कस्टमर बैड एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, उनको हम किस तरह ग्रैब कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यही है कि हम इसको उसको प्रमोट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें फीडबैक मिल रहा है, क्या करें। और बाकी जो है, हमने फैशन वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है। 2 फैशन वेंडर्स हमारे पास ऑनबोर्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो उसको वेंडर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको इस तरह इंशाल्लाह लेके जाना है आगे। That's amazing, Osama. Thank you so much for sharing. अच्छा, उसामा, तो कौन से ऐसे 3 एक्शनेबल स्टेप्स आप हमारे यूथ को, हमारे पाकिस्तान के जो बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, या फिर जो लोग एक अच्छा स्टार्टअप ग्रो करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट से, तो आप उनको क्या ऐसे 3 एक्शनेबल स्टेप्स सजेस्ट करेंगे कि वो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में ग्रो कर सकें? ई कॉमर्स, या मैं इसको ई कॉमर्स से टारगेट नहीं करूँगा। मैं कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, तो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखा है, वो ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ये नंबर वन और द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपके एज एन एंटरप्रेन्योर। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है चीज में। कभी भी आपको कोई ना, आप बनाओगे एक चीज और आपको इमीडिएट 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या साल के अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपको इस साल के अंदर रिजेक्शन मिलेंगे, क्रिटिसिज्म मिलेंगे, अपनी फैमिली से भी मिलेंगे, अपने दोस्तों से भी मिलेंगे, और बहुत बुरे बुरे मिलेंगे। ठीक है। और जब आप किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करने जा रहे हो, वहां से भी मिलेंगे। आपको कोई वेंडर ऑनबोर्ड करना है, आपको वहां से भी मिलेंगे, कस्टमर से भी मिलेंगे। और मुश्किलात आएंगी कि कभी आपको ऐसा लगेगा कि कस्टमर एक्वायर नहीं हो रहा है, या कस्टमर मुझे चीज को पसंद नहीं कर रहा। तो नंबर वन और मेन चीज यही है कि मैं जो सबसे ज्यादा जो सजेस्ट करता हूँ सबको, वो कंसिस्टेंट रहना है। मैंने ठीक है। हाँ, और दूसरी जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जर्नी के अंदर अभी तक, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक तो कंसिस्टेंसी हो गया, दूसरा कि अब नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। कि आपको क्रिटिसिज्म इनटेक करना है, अपने अंदर लेना है पॉजिटिवली। अगर वो कोई क्रिटिसाइज करना है, तो उसको पॉजिटिवली लेना है, और उससे गिव अप करके नहीं बैठना, यार मुझे तो क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो ना लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जो ना बस मैंने लिखो तो करना ही नहीं है, और अपने विजन तो गया साइड में कर दिया अपने विजन को, और बस मुझे करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है अपना, कि अगर अब नहीं हुआ, अब फेल हुए हम, तो अब इसको किस तरह इसको दोबारा इसको इम्प्रूव करके दोबारा स्टेप लेना है। और क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, तो क्यों कर रहे हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे आप बोलेंगे यार चल ही नहीं सकती ये चीज, तो आपको ये चीज समझनी है। अब आप इसको ले लो कि यार चल ही नहीं सकती, तो आप बोले यार चल ही नहीं सकती, छोड़ दो, मैं मुझे करना ही नहीं। दूसरे तरीके क्या होता है पॉजिटिव लेने का, क्या आप दूसरा बोला चल ही नहीं सकती, तो आप खुद समझो कि क्यों नहीं चल सकती, उनके उनसे समझो कि क्यों नहीं चल सकती, उनसे रहो क्रिटिसाइज करने वालों से, क्यों नहीं चल सकती मुझे बताओ। तो नंबर वन तो कंसिस्टेंसी है जो मेन चीज है। दूसरा नेवर गिव अप एटीट्यूड है। और तीसरा मैं कहता हूँ कि आप जितना सीखोगे ना, लर्निंग पावर और लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप अपने फेलियर से सीखो, आप अपने क्रिटिसिज्म से सीखो, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, आप
अपने जो जो जरूरी नहीं है कि आप अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से सीखो। आप जिन्होंने 2-3 महीने स्टार्ट हुआ लेने का, उन्होंने मुझे 2-3 पॉइंट ऐसे दिए कि वो उन्होंने जो ना एक बूस्ट दिया था मुझे कि यार ये चीज भी हो सकती है। तो लर्निंग एटीट्यूड और लर्निंग पावर आप अपने अंदर रखें। और जो भी आपके फेलियर्स हैं, जो या आप कोई नई चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप गूगल करें, यूट्यूब करें। आपको कुछ और चीज नई चीज लॉन्च करनी है बिल्कुल हटके, तो उसमें आप सीखें, दूसरों से सीखें, मेंटर्स तलाश करें। और तो यही 3 चीजें हैं जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस से हैं, जो मैंने सीखा है अपने। बाकी हो सकता है ये कुछ और चीजें भी हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली हर एंटरप्रेन्योर को रखनी चाहिए अपने अंदर, उसको अगर सक्सेसफुल बनना है तो। Oh, great. Consistency, attitude, and patience and keep learning. These are the things that you want to share with us. Thank you so much. And I really personally like it. And here's the amazing part. I'm personally going to implement all these in my life as well. Okay, Osama, so what are the 3 steps that a startup owner or an entrepreneur should not take in his business or her business so his business or her business go into the loss? So please share with us. सबसे पहली जो चीज आ रही है, जो मुझसे गलतियां हुई थी कुछ, ये कि मैंने जो ना मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से स्टार्ट किया था। तो अब तो वेबसाइट बहुत इजी है, उस वक्त तो इजी नहीं थी, लेकिन मैं अब तो ये नहीं आता। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो मार्केटिंग वगैरह जो आप लोग अक्सर क्या होता है, जो ई कॉमर्स नया स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने एक चीज देखी है कि वो अपनी वेबसाइट सेट करते हैं और फेसबुक सेट करते हैं और बहुत बड़ा सा एक बजट लगा देते हैं, मार्केटिंग बजट, और स्पेंड कर देते हैं एड्स के अंदर, फेसबुक एड्स के अंदर। तो ये चीज नहीं करें। मैंने बहुत, मेरे 2-3 रेफरेंसेस और जानने वाले हैं, कुछ नेटवर्क में हैं जो लोग जो ये गलतियां कर रहे हैं, और मैंने भी की थी कि बगैर नॉलेज के आपने कोई भी चीज के अंदर पैसा लगाने से पहले उसको आप सर्च करें कि अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं वर्डप्रेस से बना रहा हूँ, तो आइदर वर्डप्रेस पे वेबसाइट मेरी है चलेगी, या मतलब वर्डप्रेस मेरे लिए प्लेटफॉर्म सही है, या मुझे शॉपिफाई पे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये चीजें जब आप स्टार्ट करो तो पहले चीजें सोचो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले, अगर आपका बजट नहीं है और आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप स्टार्ट करो फेसबुक पेज से। फेसबुक पेज ठीक से है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली से। जो जो आप प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो, उसको आप फौरन ही लॉन्च नहीं करो। पहले आप अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली जो सर्कल है आपका, इसमें आप सेल करके देखो कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। उससे आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, ज्यादातर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं प्रोडक्ट। तो वो Yeah. क्रिटिसाइज जो आपको मिलेगा, वो आप उससे समझो कि क्या चीज मेरे प्रोडक्ट के अंदर कमी है, वो उसको दूर करो। उसके बाद वेबसाइट बनाओ, और उसके बाद स्लो 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 इसको प्रमोट करना शुरू करो। तो 3 स्टेप तो मेरे पास ध्यान में इस वक्त नहीं है, लेकिन जो मेन जो चीज ये है, जो मैंने नोट किया है एज ई कॉमर्स की, जो स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर बजट नहीं है, अगर है तो फिर तो आप स्काई द लिमिट। अगर नहीं है तो स्टार्ट करें आप फेसबुक पेज से, और फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो सर्कल होता है आपका, उससे स्टार्ट करें। देखें कि आपका प्रोडक्ट लोग लेने वाले हैं या नहीं है, क्या कमियां हैं, पहले अपने प्रोडक्ट के अंदर कमियां दूर करें। क्योंकि जब आप मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और कस्टमर का फीडबैक आपके पास शुरू में ही 10-15 फीडबैक खराब आ जाते हैं, तो वो आपका एक नेगेटिव ब्रांड अवेयरनेस, जो आपकी नेगेटिव ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है कस्टमर्स के अंदर, जिस तरह इस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स की हो चुकी है। तो फिर आप उसको सही करना चाह भी रहे होते हैं ना, तो सही नहीं होती। तो पहले से आप एक कस्टमर के माइंड में एक चीज बिठा दोगे, तो वही आगे तक चलती है। तो स्टार्ट करें आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से और फेसबुक के पेज से। Well, thank you so much, Osama, for sharing. This is the reality that you shared with us that जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ई कॉमर्स मार्केट के अंदर, तो वो एक बड़ा बजट लगा देता है बगैर किसी नॉलेज के और बगैर किसी रिसर्च के। सो दिस इज द वेरी important पॉइंट दैट यू शेयर्ड विद अस। आई होप ये हमारी यूथ के लिए और उन सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके। सो उसामा, अभी आपने एक वेबसाइट की बात की, तो आप कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म सजेस्ट करते हैं हमारे यूथ को या हमारी ऑडियंस को जो कि सबसे बेस्ट है? लाइक अभी मार्केट में जो टॉप में अगर हम देखते हैं, आम मार्केट में, लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल में, शॉपिफाई,
वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स एंड मैजेंटो। तो ये तीन चल रहे हैं मार्केट के अंदर, आप कौन सा इनमें से सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को? सो प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरी नजर में तो सबसे दो ऑब्वियस हैं कि एक तो वर्डप्रेस है, दूसरा शॉपिफाई है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। वर्डप्रेस जो नए हैं उनको नहीं पता होती चीज, मुझे भी नहीं पता थी। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइट का टेम्पलेट वगैरह आप डालते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की होस्टिंग अपनी नहीं होती। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें आपको एक होस्टिंग भी चाहिए होती है। तो वर्डप्रेस आपको होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता, वो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने वेबसाइट का टेम्पलेट और फ्रंट एंड और बैक एंड इसको हैंडल कर सकते हो, आपको होस्टिंग नहीं मिलती। अगर आपके पास बजट है और आप समझते हो कि मैं 3-4 हज़ार रुपए महीना इसमें निकाल सकता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर को रन करने के लिए महीना, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप शॉपिफाई पे जाओ। उसकी वजह ये है कि अगर नहीं है, अगर बिल्कुल बजट नहीं है महीना देने का, तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हो। वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगती। जो आपको एक वेबसाइट का टेम्पलेट लेने का खर्चा होता है बस वो देना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। Yes. बाकी वो सिर्फ आपको सालाना जो होस्टिंग के 1,500-2,000 रुपए बस वो देने होते हैं साल के। लेकिन शॉपिफाई के अंदर ऐसा नहीं है। शॉपिफाई के अंदर एक मंथली सिस्टम है, मंथली पेमेंट सिस्टम है जो आप एक देते हो। मिनिमम इसका है, जो पाकिस्तानी पैसे जाते हैं वो 4,000 टू 700 है। अगर आपके पास बजट है तो ना महीने का देने का, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप शॉपिफाई पे जाओ। उसकी वजह ये है कि शॉपिफाई की होस्टिंग अपनी है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी से या किसी फोर्थ पार्टी से इंटीग्रेशन कर होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग है वो बहुत अच्छी है, तो बाकी जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। शॉपिफाई की जो टेम्पलेट्स हैं और वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज भी होती है, और वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छी है, सीमलेस भी चल रही होती है, और उसका बैकएंड बहुत अच्छा है वर्डप्रेस के एज ए कम्पेयर टू वर्डप्रेस। तो ये दो प्लेटफॉर्म है। बाकी मैजेंटो बहुत हाई एंड चले जाता है, डेवलपर है तो वो हैंडल कर सकता है, वो बहुत एडवांस चीज है। वर्डप्रेस और एचटीएमएल, अगर आप बिल्कुल कस्टमाइजेशन में जा रहे हो तो आपको एचटीएमएल पे जानी पड़ती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका बजट नहीं है, बहुत कम बजट है, तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करें, वरना शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। ओके, सो जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया या उनके पास बजट नहीं है, तो वो वर्डप्रेस के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनके पास बजट है लाइक 3 to 4 thousand, वो मंथली अपना निकाल सकते हैं, तो उनके लिए शॉपिफाई प्लेटफॉर्म बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच Osama फॉर शेयरिंग विद अस टुडे। So Osama, what is the single most failure you recall from your professional life? What was lesson learned and how did you recover from it? So please share your failure, the biggest failure of your life with our audience. बिगेस्ट फेलियर तो मेरा जो मुझे जो सबसे बड़ा याद रहता है वो ये है कि मैं एक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं अपना इन्वेस्टमेंट रेस करने जा रहा था। मेरा उस दौरान, अभी तो बड़े बड़े आ गए, लेकिन जो एक वो फेलियर मैं कभी नहीं भूलता। वो जब मैं इन्वेस्टमेंट रेस करने जा रहा था अपनी पहले इन्वेस्टर से, तो वो एक वेंचर कैपिटल फर्म थी। मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि वेंचर कैपिटल फर्म किस तरह काम करती है। तो मैं चला गया उनके पास, उनको आइडिया समझ में आया, उन्होंने मुझे कॉल कर लिया कि आ जाओ। मैं उनके पास गया, तो वहां गया, मैंने उनको अपना आइडिया बताया, सब कुछ किया। तो उन्होंने मुझे कुछ ऑफर की जो मुझे समझ में नहीं आई। तो उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया मैंने आइडिया को, और थोड़ा सा नहीं, मैं बोलूंगा कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज किया था आइडिया को, और जो है ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर दी थी मेरी इवेल्युएशन। तो जब मैं वहां से आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा यार ये मेरी जो है ना लाइफ की बस ये सबसे बड़ी फेलियर, मतलब मैं सबसे बड़ा फेलियर हो गया मेरे लिए कि मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, और मैंने बोला था यार आज तो मैं इन्वेस्टमेंट लेकर ही आऊंगा और हो जाएगा आ गया बात। लेकिन मुझे वो नहीं हुआ वहां से, और क्रिटिसिज्म मिला वहां से। तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम के अंदर कि यार अब तो सब खत्म, अब तो कुछ खत्म, मतलब ना अब तो मैं किस मुंह से जाऊंगा दूसरे के पास। तो ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया ही खत्म हो गई। तो 2 दिन तक जो है ना मुझे सही तरह नींद नहीं आई, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म चल रहा था ध्यान के अंदर। क्योंकि वो पहला ऐसा मेरा मीटिंग थी एज किसी इन्वेस्टर से, क्योंकि मुझे पता नहीं था इन्वेस्टर क्या सवालात करते हैं और किस तरह इवेल्युएट करते हैं कंपनी को, या किस तरह आपके आइडिया को लेते हैं, या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखते हैं। तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो उसके बाद जब 2 दिन तक जो है ना सर पे हावी रही थी ये चीज, तो उसके बाद फिर मैंने शार्क टैंक देखना शुरू किया, ड्रैगन्स डेन देखना शुरू किया, एलिवेटर पिच देखनी शुरू की, मैं अपने पिच को मैंने इम्प्रूव किया। तो लेकिन वो जो फेलियर था ना, जो उनसे क्रिटिसिज्म मिला था, तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर था उस टाइम का, कि मैं इन्वेस्टर के पास गया था अनप्रिपेयर्ड। तो मैं
सबको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स के अंदर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, फिर आपको जरूरत नहीं है इन्वेस्टर के पास जाने की। लेकिन अगर आप एक बड़ा कुछ देखते हैं तो ई कॉमर्स स्टार्टअप में स्पेशली आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत 110% पड़ती है। और जब भी आप इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है यार मैं एक बिल्कुल ट्रेडिशनल या टिपिकल इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ और वो दो तीन सवाल करके मैं जवाब दे दूंगा, रहना चाहिए वो उससे जो मैंने सीखा है ना कि अब मैं जिसको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई इन्वेस्टर के पास जा रहे हो तो नंबर वन चीज जो आपको जो है ना, ये 3 टीवी शोज हैं जो आपको देखने हैं, इससे आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। नंबर वन शार्क टैंक, दूसरा ड्रैगन्स डेन और तीसरा एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच आपकी पिच इंप्रूव करेगी। जो आपको 1 मिनट की पिच होती है, वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पिच कन्विंस करना है इन्वेस्टर को। मेरा जो आइडिया वो बेहतरीन आइडिया है, आप ऐसा आइडिया जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो उस शो से अंदर आपकी एलिवेटर पिच बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। और शार्क टैंक के अंदर आपको निगोशिएशन और वगैरह ये सब समझने को मिलेगा कि हाउ इन्वेस्टर निगोशिएट। तो हाँ। ये था मेरा बिगेस्ट फेलियर जो मुझे अभी तक याद है। बाकी बहुत सारे आएगा, लेकिन ये जो कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी भर मुझे आज भी याद है, वो दिन के वो 2 दिन तक जो ना वो नींद नहीं आई थी सही तरह कि यार अब तो क्या हुआ, अब तो जिंदगी खत्म हो गई, मुझे रिजेक्शन हो गई पहली। This is amazing, Osama. Thank you so much for sharing out with our audience what is the meaning of sport in your sense and what was your failure, what the lesson you have learned from your failure. Thank you so much for sharing with us. Okay. उसामा, क्या आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना पसंद करेंगे कि क्या ऐसे 3 मार्केटिंग रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमारे जो पाकिस्तान के स्टार्टअप ओनर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं या किसी भी कंट्री के अंदर पर्सन कोई भी है जो कि अपना स्टार्टअप को ग्रो करना चाह रहा है, तो वो क्या ऐसे 3 मार्केटिंग रिसोर्सेस है जिसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके? मार्केटिंग डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें आप सर्विसेज दे रहे हो, प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, जैसे मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है फेसबुक मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, मैं बेच रहा हूँ विंटर की हुडीज, ठीक है। अभी मेरे हमारे जो प्रोडक्ट लगे हैं वो विंटर हुडीज हैं। अब हुडीज कोई भी सर्च नहीं करता, पैक ऑफ 2 बंडल बहुत कम लोग सर्च करते हैं गूगल पे कि हमें हुडीज खरीदनी है। तो फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है वो उन मार्केटिंग जो जो उन ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए इफेक्टिव है जो प्रोडक्ट बेस्ड है, मतलब जो कस्टमर को दिखाएं कि हमारे पास ये चीज है और वो खरीदें। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग। तो अगर आपकी इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास जो है वो फेसबुक है। अगर आपके पास कोई सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी कोई लॉ फर्म एजेंसी है या फिर मार्केटिंग एजेंसी है या फिर आप फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई कुछ भी सर्विसेज बेच रहे हैं, तो वो कस्टमर सर्च करता है कि बाय लॉयर ऑनलाइन या फिर बाय मोटर कुछ सर्विसेज। हम सर्विसेज को ज्यादातर बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, तो ये जो सर्विसेज एजेंसीज हैं इसके लिए बेहतरीन मार्केटिंग जो है वो मैं समझता हूँ वो गूगल एड्स है। गूगल एड्स और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो सर्विसेज बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड है उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक मार्केटिंग। और एसएमएस मार्केटिंग अभी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत इफेक्टिव है, मैंने करके देख चुका हूँ। थोड़ी सी ज्यादा लेवल पे बड़े लेवल पे तो नहीं की, लेकिन छोटी जो थोड़ी बहुत की है। एसएमएस मार्केटिंग वो चीज है जो आपका प्रोडक्ट बेस हो या इंटरेस्ट बेस हो या आप सर्विसेज बेस आपकी कंपनी हो, इफेक्टिव सबके लिए है। तो एसएमएस मार्केटिंग तो अगर आपके पास थोड़ा सा है बजट एसएमएस मार्केटिंग का, वो बहुत कम लगता है। मेरे ख्याल 10,000 रुपए में कोई लाखों लोगों तक आप एसएमएस पहुंचा देते हो अपना। तो एसएमएस मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है और उसको आपको कन्वे करने का तरीका आना चाहिए कि आप कैसे कन्वे करोगे वो मैसेज खोल ले अपना। तो ये 3 प्लेटफॉर्म हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जो जिनके पास इस वक्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सर्विसेज दे रहे हैं या जिनका प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट है। This is amazing, Osama. Thank you so much for sharing with us. So, Osama, who is your inspiration of life? आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन कौन थे? प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। नंबर 1 जो मैं सबसे टॉप पर रखता हूँ, मेरा रोल मॉडल हो या इंस्पिरेशन बोलना है, वो स्टीव जॉब्स। क्योंकि वो बंदा था, उसने उसको उसको कुछ नहीं पता, ही इज नॉट अ टेक गाय, लेकिन उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी दुनिया को दे दी, ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी जो किसी भी दूसरी कंपनी से 10 हाथ आगे हैं।
चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर कोई दूसरी भी एप्पल का को फाउंडर स्टीव जॉब्स। Yeah. और आज वो दुनिया की पहली एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई, एक ऐसे बंदे ने बनाई जिसके पास पैर में पहनने को चप्पल नहीं थी, जो अपने हफ्ते में एक दफा पेट भर के खाना खाने के लिए हरे कृष्ण टेम्पल जाता था, लंगर से खाना खाता था। एक वो बंदे ने एक दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बना दी सिर्फ एक चीज को लेके, और वो चीज था उसका विजन और उसका ट्रस्ट अपने विजन के अंदर। तो स्टीव जॉब्स मेरे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन है। मेरे ऑफिस के अंदर उसके 10-15 कोट्स लगे हुए होते हैं। जब भी मैं उसकी एक रिकमेंड करता हूँ सबको मूवी, उसका मूवी है जॉब्स। उसकी 2 मूवीज हैं, एक है स्टीव जॉब्स, एक है सिर्फ जॉब्स। तो जॉब्स जो है ना, वो मूवी मैं रिकमेंड करता हूँ। उसकी बायोग्राफी पढ़े जाके, उस बंदे का आप देखें वो कितना पैशनेट था और कितना पॉजिटिव था अपने विजन के लिए, कि उसने उसको जितनी भी क्रिटिसिज्म मिली, जितने भी कुछ भी उसको ड्रॉबैक्स या फीडबैक्स मिले, उसको उसने साइड में रखा। उसने बोला एक ना एक दिन ये चीज बिकेगी। हजारों क्रिटिसिज्म के बाद, सब कुछ के बाद, आज आपके सामने है उसकी सक्सेस स्टोरी, सब आपके सामने है। उसका प्रेजेंट करने का तरीका, जब वो प्रेजेंट करता था नया आईफोन जब लॉन्च करता था, उसका प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग था बाकी जितने जो कर रहे हैं। तो मेरे लिए स्टीव जॉब्स हमेशा से इंस्पिरेशन है और अभी भी है, और वो मेरे लिए एक रोल मॉडल है। वो बंदा है जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे भी अपना एक स्टार्ट करना चाहिए कारोबार, और विजन के ऊपर एक काम करना चाहिए। और विजन को इंसान को, किसी भी बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को अपने विजन से कभी भी नहीं हटना चाहिए। उसको ये पता तो होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है इसको नहीं पता होता किसी भी एंटरप्रेन्योर को। अब वो कैसे करेगा, ये चीज चेंज हो सकती है। कैसे करूंगा मैं ये करूंगा, चलो मैं नहीं करूंगा, मैं वैसे करूंगा। ये मैंने स्टीव जॉब्स से सीखा। ऐसे करा, नहीं हुआ, अब मैं ऐसे करूंगा। ऐसे भी नहीं हुआ, अब मैं दूसरी तरीके से करूंगा। लेकिन जो गोल था ना, वही था। जैसे एक ऐसा कंप्यूटर हो तो सब आम आदमी, दुनिया का पहला स्मार्टफोन भी जो ना एप्पल का था। तो ये वो विजन था, वही विजन था जो उसकी कंपनी को पूरा लेके आ गया। और आज भी टिम कुक जो उनके सीईओ हैं, आप उनसे भी जब उनकी स्पीचेस सुनोगे तो वो यही बोलते हैं कि आज भी जो एप्पल कंपनी का जो फाउंडेशन है, वो स्टीव जॉब्स के विजन को ही हम फॉलो करते हैं, और उसी वजह से हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी। So Steve Jobs was my inspiration, is my inspiration, and will be my inspiration forever. That's amazing, Osama. Steve Jobs was your inspiration and is your inspiration today. That is amazing. I really like it. Thank you so much, Osama, for sharing your life experiences with us today. And I really appreciate your journey and wishing you best of luck. So my last question of this show, of today's show, is what are your final words? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप जो भी आपका बिजनेस है या फिर जो भी आपका विजन है, उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। आपको चलते रहना है जब तक आप अपने गोल पे ना पहुंच जाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी क्रिटिसिज्म आ जाएं, चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, अगर आप अपने विजन को लेके ऑब्सेस्ड हैं या फिर क्लियर हैं, तो आप प्लीज डू नॉट स्टॉप और नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड आपको रखना है, और लर्निंग पावर आप अपने अंदर हमेशा रखें, और दूसरों को सिखाएं। जो आप सीख गया, आपने अपनी जो गलतियां की हैं, अगर आपको लगता है दूसरा मैं अगर आप अपना कैपेबल समझते हैं कि मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप एक एंटरप्रेन्योर के इकोसिस्टम को आप एम्पावर कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आप खुद एम्पावर हो रहे होते हैं, क्योंकि आप भी उस इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। और अपॉर्चुनिटी, मैं फिर से बोलूंगा कि मेरे एक और मेंटोर है खुर्रम ज़ुबैरी, जो मेरे इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसा डब्बा नहीं है जो ऊपर से गिरता है, खूबसूरत सा पैक हुआ होगा और उसमें बड़ा बड़ा लिखा होगा अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको बनानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप मार्केट में देखें क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको क्रिएट करें। क्योंकि ढूंढने वाले अपॉर्चुनिटी ढूंढते रह जाते हैं, और क्रिएट करने वाले क्रिएट कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, लाइक स्टीव जॉब्स। Thank you so much, Osama, for coming on my show today on the first episode of State of the Union for E-commerce. Wishing you best of luck in your journey and stay blessed forever.